सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलघुत्री क्वेश्चंस को। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को हम खत्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और लगातार वर्षों में पूछे भी जाते हैं। तो ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां होती हैं, संचालन, संवहन और विकिरण। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। कितना आसान सा प्रश्न पूछा है जिसको हम स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रेगिस्तान का जहाज हम ऊंट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो खाने का सोडा NaHCO3 और धावन सोडा Na2CO3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए मछली के श्वसन अंगों में गलफड़े आते हैं, गलफड़े से सांस लेते हैं, और तिलचट्टे का श्वसन वायु नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, तो मछलियां किससे सांस लेती हैं? गलफड़ों से। जैसे मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़ों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, पेट्रोलियम को द्रव सोना या लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं। जिन देशों के पास दोस्तों पेट्रोलियम या पेट्रोल अधिक होता है, आप देखिए उन लोगों के पास कुछ नहीं होता, खाली पेट्रोल ही होता है, लेकिन पेट्रोल को ही बेच बेच करके वो अपने पूरे देश को बहुत धनी बना लेते हैं। तो इसीलिए पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड कहते हैं। और वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि, उद्योग, यातायात, जैसे अगर हम खेती कर रहे हैं तो खेती में भी इंजन चला रहे हैं हम, तो उसमें डीजल डाल रहे हैं। हमारे पास कोई गाड़ी है तो उसमें भी डीजल या पेट्रोल पड़ रहा है। यातायात के जितने भी साधन आप देख रहे हो, अभी बहुत ही कम ऐसे शहर हैं जहां पर इलेक्ट्रिक बसों का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज हो रहा है, या जिले हैं, लेकिन अभी भी बहुतायत मात्रा में लोग पेट्रोल और डीजल के वाहनों को ही चलाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों संचार के माध्यम आदि अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अत्यधिक उपयोगिता के कारण पेट्रोलियम को द्रव सोना या लिक्विड गोल्ड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल को हम लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों या शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। कितना आसान सा प्रश्न है। तो 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ये श्रृंगों के बीच की दूरी हो गई, और ये गर्त यानी कि जो नीचे है वो गर्त के बीच की दूरी हो गई। तो ये दोनों ही दूरियां इक्वल होती हैं, चाहे दो श्रृंगों के बीच की, यानी कि जो ऊपर सबसे होता है उससे, जो सबसे नीचे होता है उससे, ये दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों या शीर्ष के बीच की दूरी को ही हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, दाब की अवधारणा क्या है। किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है। हम सभी को पता है कि हमारे चारों तरफ वायु ही है, हम सांस लेते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम सांस तो लेते ही हैं, तो कहीं ना कहीं वायु तो है ही। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है इसे ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लवन का सिद्धांत क्या है। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, और इसे ही प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे नाव कैसे तैरती है, नाव किस तरीके से तैरती है पानी में, जब इसके द्वारा हटाए गए जल का भार इस नाव के भार के बराबर होता है, तभी वहां पर प्लवन का सिद्धांत लगता है और वस्तु पानी में तैरती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुदाब का मात्रक क्या है। तो P = F/A होता है।
दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया वायुदाब का मात्रक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं, क्यों? जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायुदाब के कारण खुलते तथा बंद होते रहते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, वायुदाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायुदाब मापियों के नाम लिखिए। तो पारा और निर्द्रव दाब मापी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुक्कुट पालन क्या है? तो मुर्गी पालन को ही हम कुक्कुट पालन कहते हैं। बहुत सारे लोग मुर्गी फार्म बनाते हैं, वहां पर मुर्गियों को रखते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश के नरौरा में है, कलपक्कम में है, ट्राम्बे में है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है या एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके अलावा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन या एटॉमिक पावर स्टेशन ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ कलपक्कम भी लिखा हुआ है। जो कलपक्कम है ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये पूछा है कहाँ कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ हैं? तो कहाँ कहाँ पर स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं? तो जमशेदपुर में है टाटा, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो बिल्कुल डालता है। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं दोस्तों? एक आप सिंपल सा एक बॉटल ले लीजिए, एक बॉटल ले लीजिए जो कि हम कह सकते हैं कि किस तरीके का बॉटल आप ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया है कोल्ड ड्रिंक का खाली बॉटल, हो तो सबके यहाँ इस समय होगा, गर्मी का सीजन है। तो गर्मी के सीजन में आप सिंपली क्या करिए, उसमें ढेर सारा होल कर दीजिए किसी चीज से। उस बॉटल में हॉरिजेंटल ऐसे ढेर सारा होल कर दीजिए और इस पर टेप चिपका दीजिए। ठीक है। जहां पर आपने पूरा छेद किया है इस पर आप टेप चिपका दीजिए। उसके बाद इसमें पानी भर दीजिए इस बोतल में। छोटा सा बोतल लेकर के भी आप ये कर सकते हो प्रयोग। उसके बाद जब आपने पूरा पानी भर लिया, अब जो टेप आपने लगाया है इस टेप को आप जैसे ही हटाओगे आप देखोगे पानी चारों तरफ से बिल्कुल बराबर गिरेगा। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो द्रव है वो अपने दीवार के चारों तरफ बिल्कुल सेम मात्रा में दाब लगाता है, इसीलिए सेम दाब से चारों तरफ पानी गिरेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, समस्थैतिकी या होम्योस्टैटिस किसे कहते हैं? तो जीव के आंतरिक तथा बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है और इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, उत्सर्जन क्या है? तो विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्सर्जन अंगों के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? यानी कि मानव के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जन अंग है? तो वृक्क यानी कि गुर्दे, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो कंकाल पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां या कार्डियक पेशियां। क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? तो युगलीना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग तंत्र क्या है? कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन के पाचन में मुख, जीव, आहार नाल, यकृत, अमाशय आदि आते हैं उपयोग में और ये मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतः श्वसन या उच्छ्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्छ्वसन कहते हैं। सिंपल सा है, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन का मतलब ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हमें ये चीज पता है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं, तो ये हो गया अंतः श्वसन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये हो गया उच्छ्वसन। उच्छ्वसन।
क्वेश्चन नंबर 26 है सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने। क्वेश्चन नंबर 28 है वायरस क्या है? तो वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो रूसी वैज्ञानिक आइवानोव्स्की ने की है। आइवानोव्स्की ने की है। क्वेश्चन नंबर 30 है खुरपका या मुखपका किस प्रकार के रोग है? तो ये वायरस जनित रोग है। खुरपका यानी कि जो जानवर होते हैं उनका जो पैर होता है उसमें ये रोग हो जाता है, पैर या पंजा हम कह सकते हैं उनका। क्वेश्चन नंबर 31 है किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? तो विरियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियॉन। क्वेश्चन नंबर 34 है वायरस संक्रमण के लिए कौन से दो प्रोटीन आवश्यक होते हैं? तो एग्लूटिनिन्स और न्यूरामिनिडेज। क्वेश्चन नंबर 33 है बैक्टीरियोफेज क्या है? जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले दो वायरसों का नाम उल्लेख करिए। तो देखिए डीऑक्सीराइबोवायरस और राइबोवायरस। क्वेश्चन नंबर 35 है लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है जीवाणु द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो हैजा क्षय रोग यानी कि टीबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो टीकाकरण द्वारा और रसायन चिकित्सा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है जीवाणु क्या है? तो जीवाणु एक कोश की सूक्ष्म जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो कैनिंग विधि, पाश्चरीकरण विधि द्वारा और कम ताप पर संचय द्वारा, जो कि हम फ्रिज में रख करके सामानों को करते हैं, क्योंकि फ्रिज में कम ताप पर सामान रहते हैं, खाना रहता है तो ज्यादा लंबे समय तक चल पाता है या सब्जियां रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है जीवाणु भक्षी क्या है? जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है प्राकृतिक संपदा क्या है? ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। ठीक है, जो भी हमें खाने को जितने भोजन अनाज मिल रहा है वो सब हमें प्रकृति से ही तो मिल रहे हैं। खाने को फल मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, ये सब प्राकृतिक संपदा के ही अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है मृदा अपरदन क्या है? यानी कि मिट्टी का कटाव। तो भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है वन्य जीव संरक्षण की विधियां क्या है? तो वन स्थानीय संरक्षण और उत स्थानीय संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 44 है तांबा तथा सीसा किस प्रकार के खनिज है? तो अलौह खनिज है ये। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? तो ये नवीकरणीय संपदा में आता है। क्वेश्चन नंबर 46 है खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई चार तत्व बताइए। तो हमारे देश में कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस, ये सब खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं, या फिर किसी भी देश में सब खनिज संपदा ही है ये सब। क्वेश्चन नंबर 46 है पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोद कर निकालते हैं। दोस्तों जहां पर पेट्रोल जहां से आता है जिन देशों से, वहां पर बड़े बड़े कुएं होते हैं। जैसे हमारे देश में जो कुएं होते हैं उसमें पानी होता है, वैसे वहां के देशों में कुओं के अंदर पेट्रोल होता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो कार्बन चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है रॉकेट ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। तो मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन। जो रॉकेट लॉन्च होता है, उड़ता है, उसमें यही ईंधन हम प्रयोग करते हैं जिससे ऊपर उड़ते हुए जाता है हमारा रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 50 है पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो पेट्रोलियम गैस आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 51 है कार्बन का प्रतीक क्या है? तो कार्बन का प्रतीक C है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं कोयले से प्राप्त ईंधनों के नाम लिखिए। तो कोयले से कोलतार, कोक, कोल गैस, ये सब हमें मिलती है और कोयला एक ईंधन भी है। क्वेश्चन नंबर 53 है द्रव ईंधन के प्रकार बताइए। तो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब द्रव ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 54 है प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो यूरिया सबसे पहले बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 56 है, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें हैजा है, क्षय रोग या टीबी है। क्वेश्चन नंबर 58 है, मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण बताइए? तो रोगी का मुंह खुश्क रहना तथा अधिक प्यास लगना। क्वेश्चन नंबर 59 है, सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? तो 60 से 80 की गति से धड़कता है दिल। क्वेश्चन नंबर 60 है, उच्च रक्त शर्करा क्या है? तो यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे उच्च रक्त शर्करा या हाई ब्लड शुगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या है? तो 70 से 100। कभी कभी आपको रिपोर्ट में आपको 70 से 150 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है उसी को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, दो प्रमुख रोगों के नाम लिखिए? तो एंजाइना और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्वेश्चन नंबर 63 है, रुधिर दाब क्या है? तो जिस दाब के साथ जो खून है हमारे शरीर की धमनियों में बहता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हृदय की जांच किस यंत्र से करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, वन, मृदा या मिट्टी, खनिज पदार्थ, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है प्रकृति में, चाहे वो वायु हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो जंगल हो, सब के सब क्या है? प्राकृतिक संपदा है जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वास स्थान क्या है? तो जिस स्थान पर जीव वास करते हैं उसे वास स्थान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, दो जलीय पौधों के नाम लिखिए? तो कुमुदिनी और हाइड्रिला। क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती है या रोकती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है? तो यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़े पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है? तो डेसिबल में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा करके परिवर्तित होती हैं तो इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे अगर आप किसी पहाड़ पे या कहीं गए हो, आप खूब तेज तेज कोई शब्द बोलोगे तो वही शब्द कुछ देर बाद वापस आपको फिर सुनाई देगा, और इसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऊष्मा का ध्वनि पद्धति में मात्रक क्या है? तो जूल है ऊष्मा का मात्रक एमकेएस पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 75 है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, जल तुल्यांक का मात्रक क्या है? तो ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनुष्य की श्रवण क्षमता होती है, सुनने की क्षमता होती है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जो हमें सुनाई नहीं देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, और ये सब कुत्ते बिल्ली या ऐसे जंतु सुन पाते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं सुन पाते। 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हम नहीं सुन पाते। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, गुप्त ऊष्मा क्या है? तो बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर आपके पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम पार्ट 2 के भी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको 3rd सेमेस्टर के सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी।
ऐप को डाउनलोड करने के बाद कोई भी समस्या है या डाउनलोड कर नहीं हो रहा कुछ भी, तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तुरंत आपको कॉल का जवाब दिया जाएगा या मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के क्लासेस के लिंक और सारे विषयों के आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज के वीडियोस की लिंक भी मिल जाएंगी। जय हिंद दोस्तों।